सरला के 3 बेटे थे, जिसमें से सरला के सबसे बड़े बेटे अर्जुन की शादी हो चुकी थी। अर्जुन की बीवी मधु एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। मधु ने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बहुत ही बेहतर तरीके से उठा रखा था। लेकिन मधु के अंदर एक कमी थी और वो ये थी कि वो मोमोज खाती थी। वह जब भी कहीं मोमोज देखती तो वो खुद को रोक नहीं पाती। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, मोमोज छोड़कर कुछ भी बना लेना। अरे माँ जी, आप ना बेफिक्र रहिए, क्योंकि आज मैं मोमोज नहीं बनाने वाली। क्या बात है, बिल्ली के सामने दूध रखा है और बिल्ली कह रही है आज मैं दूध नहीं पीऊंगी। हाँ माँ जी, क्योंकि घर में मैदा खत्म है और बिना मैदे के मोमोज तो बन ही नहीं सकता ना। इतना बोलकर मधु हंसने लगती है। सरला अपनी बहू का ये गंदा मजाक सुनकर वहाँ से चली जाती है और मधु रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन थोड़ी सी मैदे ले आता है और मधु से बोलता है, मधु, ये कुछ मैदा संभाल कर रख दो। कल पारस को लड़की वाले देखने के लिए घर पर आ रहे हैं, तो कल मेहमानों के लिए छोले भटूरे और कुछ समोसे बना देना। ठीक है अर्जुन जी। इस तरह से अर्जुन मैदा रख कर वहाँ से चला जाता है और मैदे को देखकर मधु खुद से बोलती है, खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मोदी बना लेती हूँ। वैसे भी अर्जुन जी मैदा लेकर तो आ ही चुके हैं, और कौन से मोमोज बनाऊं, कुरकुरे या फिर फ्राई? इस तरह से काफी देर तक सोचने के बाद मधु स्टीम मोमोज बना लेती है। और जब सब खाने की टेबल पर आते हैं तो खाने में मोमोज देखकर सरला मधु से बोलती है, बहू, क्या हमें एक वक्त का खाना मिलेगा या नहीं? सिर्फ दिन रात हम मोमोज खाकर चाइनीज लोगों की तरह मोमोज बन जाए जिनका कोई मुंह का नक्शा नहीं होता। हाँ, स्टीम मोमोज तो आपको भी पसंद है, इसीलिए मैंने ये मोमोज बनाए हैं। मधु की ये बात सुनकर सरला भगवान का नाम लेकर खुद से बोलती है, हे भगवान, कल जो पारस के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, बस वो लड़की मोमोज की दीवानी ना हो। अगर वो भी इस तरह की मोमोज वाली बहू निकली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इस तरह से सरला खुद रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाती है। अगले दिन मेहमान घर पर आते हैं और पारस को देख लड़की वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तो वहीं सरला अपनी होने वाली बहू आरती से बोलती है, वैसे बेटा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मेरा मतलब है मोमोज, चाउमीन, समोसा। माँ जी, मैं बाहर का नहीं खाती और मोमोज को देखकर तो वैसे भी मेरा जी खट्टा हो जाता है। आरती की यह बात सुनकर सरला अब बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द आरती की शादी पारस से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक आरती किचन में जाकर खाना बनाती है, जिस वजह से शुरुआती कुछ दिनों में घर में मोमोज नहीं बन पाते। ये देखकर मधु से रहा नहीं जाता और एक दिन वो अपनी देवरानी आरती के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे आरती, माँ जी ने तुम्हें रसोई की जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ ना। क्या तुम हमेशा घास फूस बनाती रहती हो? कुछ अच्छा सा बनाओ। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। सच में आरती, तुम ना बहुत ही ज्यादा नादान हो। अब मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, इस घर में सभी को मोमोज पसंद है, इसीलिए पूरे दिन में एक टाइम मोमोज तो बन ही जाते हैं। अरे कल सुबह से लंच डिनर 3 टाइम में से एक टाइम में तुम्हें मोमोज बनाने ही होंगे। और अगर तुम्हें मोमोज बनाने नहीं आते ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, खाना भी और बनाना भी। आरती अभी नहीं थी, इसलिए वो मधु की कही हर बात को मानती थी। इसी तरह से अब मधु आरती को भी मोमोज बनाना और खाना दोनों ही सिखा देती है। जिसके बाद आरती भी मधु की तरह आए दिन तरह तरह के मोमोज बनाने लगती। अब सरला की दोनों बहुएं मोमोज वाली बन चुकी थी। इस बात से परेशान होकर एक दिन खुद से बोलती है, मैंने अपने बेटे पारस की शादी आरती से इसीलिए कराई थी और आरती को इस घर की जिम्मेदारी भी इसीलिए दी थी ताकि मुझे मोमोज खाने को ना मिल सके। पर फिर भी इस घर में रोज मोमोज ही बन रहे हैं। कैसे झेलूं अपनी मोमोज वाली दो बहुओं को? कैसे संभालूं? आखिर समझ नहीं आ रहा। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिंस प्रिया नाम की एक लड़की से शादी करके घर आ जाता है। और जब सरला ये सब कुछ देखती है तो वो प्रिंस से बोलती है, प्रिंस बेटा, ये तूने क्या किया? बिना किसी को बताए शादी कर ली। अरे शादी करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। आज तेरी वजह से मेरी नाक कट गई।
क्या माँ, कम से कम झूठ तो ढंग से बोला करो। आपकी नाक बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैंने पिया से इसीलिए शादी कर ली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आप लव मैरिज के खिलाफ थी। बस इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि हम दोनों जानते थे शादी होने के बाद आप हमें अपना लोगी। सरला अब एक सदमे से बाहर निकली नहीं थी कि तभी उसे एक और सदमा लगता है जब मोमोज की खुशबू से प्रिया भागती हुई किचन में जाती है और बोलती है, आई लव मोमोज। वैसे आप दोनों को कैसे पता चला कि मुझे मोमोज बहुत पसंद है? आप दोनों को मालूम है, अगर आप दोनों मुझे रोज रोज मोमोज खिलाओगे तो मैं रोज मोमोज खा लिया करूंगी। अरे वाह, तुम तो हमारी ही कैटेगरी की निकली। वैसे तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें हमेशा मोमोज खाने को मिलेगा। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। जिसके बाद अब सरला की तीनों बहू मोमोज वाली आ जाती है और तीनों हमेशा अपने मनपसंद के मोमोज बनाती रहती है। इस तरह से सरला की 3 बहू पूरे मोहल्ले में मोमोज वाली 3 बहू के नाम से फेमस हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर सरला इस सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी मोमोज वाली 3 बहुओं से अपना पीछा कैसे छुड़ाए या अपनी बहुओं को इतना मोमोज खाने से कैसे रोके। इसी तरह से एक दिन, अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुओं ने कौन कौन से मोमोज बनाई हैं? माँ जी, आपके फेवरेट स्टीम मोमोज और मेरे फेवरेट फ्राइड मोमोज और आरती और प्रिया के फेवरेट कुरकुरे मोमोज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या है ना बहू, अब रोज एक तरह के मोमोज खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। क्यों ना आज तुम तीनों मेरे लिए ग्रेवी वाली मोमोज बना दो। हाँ देखिए, और पूछ माँ जी, आप बस आधे घंटे के लिए बाहर बैठिए, हम आपके लिए 1 घंटे में मोमोज लेकर आते हैं। इस तरह से सरला अपनी तीनों बहुओं को काम पर लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और डॉक्टर से बात करती है। कुछ देर बाद जब सरला की तीनों बहू वह मोमोज लेकर सरला के कमरे में जाती है तो वो तीनों देखती है कि सरला बेहोश अवस्था में बेड पर पड़ी है। ये देखकर उसकी तीनों बहू बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाती हैं। इनके पेट में मैदा चिपक गई है। शायद मैदे की चीज काफी ज्यादा खाती है, लाइक मोमोज। क्या रोजाना मोमोज खाने से माँ जी की तबीयत खराब हो गई? जी हाँ, क्योंकि मैदा को पचाने में हमें 48 घंटे लगते हैं और अगर ऐसे में इंसान रोजाना मैदे से बनी चीजें खाए, खास करके मोमोज, तो वो मर भी सकता है। तो क्या माँ जी मर जाएंगी? अगर इन्होंने मोमोज खाना बंद नहीं किया तो शायद, और अगर आप तीनों भी रोजाना मोमोज खाना बंद नहीं करेंगी तो शायद यही हाल आपका भी हो सकता है। वैसे मैंने आपकी सास को दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएंगी। अगर ठीक नहीं हुई तो समझ लेना कि वो अब हमेशा के लिए सो चुकी हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस तरह से डॉक्टर सरला की तीनों बहुओं के मन में मोमोज को रोजाना खाने का एक डर पैदा करके चली जाती है। जिसके बाद सरला की तीनों बहू कान पकड़ लेती है और मोमोज का कभी नाम नहीं लेती। साथ ही इन कुछ दिनों में वो तीनों सरला की खूब सेवा करती है। ये देखकर सरला को काफी अच्छा लगता है और वो खुद से बोलती है, मेरे एक नाटक से मेरी तीनों बहुएं सुधर गई, पर इस नाटक से मुझे अपनी तीनों बहुओं का असली रूप भी पता चल गया। मुझे पता चल गया कि मेरी तीनों बहुएं मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो तीनों मोमो से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। इस तरह से बहुत जल्द सरला भी अपना बीमार होने का नाटक छोड़ देती है। इसके बाद वो लोग मोमोज खाना काफी हद तक कम कर देती हैं और एक साथ यूं ही हंसी खुशी रहने लगती हैं। बस निगलने वाली चुड़ैल। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां आनंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। आनंद पेशे से एक शेफ था, परंतु उसके पिताजी एक पंडित थे जो कि चुड़ैल, आत्मा और भूतों को अपने कब्जे में करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस इसीलिए आनंद भी थोड़ा निडर किस्म का व्यक्ति था और वह भी भूत प्रेतों को अपने कब्जे में करना जानता था। क्योंकि आनंद पेशे से एक शेफ था, इसलिए उसको रात में होटल से घर जाना होता था। हर रोज की तरह इस बार भी आनंद अपना काम खत्म करके रात के 1 बजे फ्री होता है और घर के लिए निकलता है। आनंद अपनी बाइक लेकर होटल से निकल जाता है कि थोड़ी ही दूर पर जाकर उसका फोन बजता है। बेटा कहाँ है? अब तक तो तू घर आ जाता था, पर आज इतनी रात हो गई है पर तू अब तक घर नहीं आया। और कितना समय लगेगा आने में? तेरी माँ कब से इंतजार कर रही है। तुझे पता है ना कि तेरी माँ को तेरी कितनी फिक्र है। पापा, मैं होटल से निकल चुका हूँ, बस आधे घंटे में घर आता हूँ। माँ को बोलो वह सो जाएं। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी रखी है, मेरी टेंशन ना ले। मैं एक पंडित का बेटा हूँ,
मैं इंसान और चुड़ैल दोनों को अपने काबू में करना जानता हूँ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगा तेरी माँ को, पर तू जल्दी घर आना और आराम से आना। ठीक है पापा। इतना बोलकर उसके पिता फोन रख देते हैं और आनंद अपनी बाइक से घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद की बाइक खराब हो जाती है और उसको सुनसान रास्ते पर कहीं भी कोई मैकेनिक की दुकान नहीं दिखती। वो पैदल थोड़ी दूर जाता है जहां उसको एक दुकान नजर आती है, पर वो बंद होती है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए उसे कोई मैकेनिक भी नहीं दिखता। जिसके बाद आनंद खुद से बोलता है, शिट, इस बाइक को भी आज ही खराब होना था, अब घर कैसे जाऊं? तभी आनंद देखता है कि एक बस आ रही है। बस का नंबर देखकर आनंद खुद से बोलता है, आज बस से ही घर चला जाता हूँ, बाइक कल ठीक करवा लूंगा, वैसे भी ये बस मेरे गांव से होके ही जाएगी। इतना बोलकर आनंद बस को रोकता है और बस में बैठ जाता है। बस में बैठे सभी लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। ये देखकर आनंद भी सभी सवारी के साथ बातें करने लगता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन सबके साथ एक अजीब सा हादसा होता है और बस अपने आप एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। ये देखकर सभी सवारी डर जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, ड्राइवर, ये आपने बस को किस साइड मोड़ दिया है? आप भूल गए हैं कि ये कच्चा रास्ता मौत की ओर जाता है। इस रास्ते पर चुड़ैल है जो पूरे बस को निगल जाती है। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बस मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बस को कोई और ही चला रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे आप सभी डर क्यों रहे हो? कच्चा रास्ता तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है बेटा, ये कच्चा रास्ता मौत का रास्ता है। अक्सर रात के 2 बजते ही यहाँ से गुजरने वाली सारी बसें अपने आप इस रास्ते की ओर मुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल है जो पूरे बस को निकल जाती है, और सुनने में तो ये भी आता है कि वह चुड़ैल रात के 2 बजे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जो अपनी शक्तियों से सारी बसों को अपनी ओर खींच लेती है। लगता है हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सब की आज एक साथ मौत हो जाएगी। आप सब डरिए मत, ये चुड़ैल और आत्माएं अक्सर उन्हीं पर हावी होती हैं जो डर जाता है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं और उस चुड़ैल का सामना करेंगे तो वो चुड़ैल इस बस को नहीं निगल पाएगी। और आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पापा एक पंडित हैं जो भूत चुड़ैल को अपने काबू में करना जानते हैं, और मैंने भी उनसे ये विद्या सीख रखी है। मैं चुड़ैल और भूतों को अपने कब्जे में करना जानता हूँ। बस में बैठे सभी सवारी अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनके आगे चल रही बस को वह चुड़ैल निकल जाती है, जिसके बाद सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी आनंद अपने बैग में से गंगा जल, रुद्राक्ष की माला और सिंदूर निकालता है और सभी को बस में एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ एक घेरा बना देता है, और खुद अपने हाथों में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला लेकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बस को निकलने के लिए चुड़ैल आती है, आनंद उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह चुड़ैल तड़पने लग जाती है और आनंद से बोलती है, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चोट पहुंचाई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पहले तुझे निकलूंगी, उसके बाद इस बस को निकलूंगी। मेरे होते हुए ना तो तू इस बस को निकल सकती है और ना ही मुझे। आज मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, उसके बाद यहाँ से सारी बसें आराम से जा सकेंगी। अब लोग रात में घर जाने से डरा नहीं करेंगे। अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलकर आनंद एक बार फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, और चुड़ैल कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद आनंद उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला और सिंदूर डाल देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। ये देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पीछे से आ रही बस भी अपने आप रुक जाती है। बस में बैठे सभी यात्री उतरकर आनंद को धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद आनंद और बाकी सब लोग हंसते हुए अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के बाद आनंद आराम से खाना खाकर सो जाता है और खुद से बोलता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। थैंक यू पापा, मुझे इतना निडर बनाने के लिए। जिसके बाद उस रास्ते से सारी बसें आराम से आती और जाती हैं। अब वहाँ से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और आनंद को इस बात की खुशी होती है कि जो विद्या उसने अपने पापा से सीखी थी, उसने उसका सही इस्तेमाल किया और काफी लोगों की जान भी बचाई।